हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। सीएमए फाइनल का ये हमारा तीसरा डायरेक्ट टैक्स का असेसमेंट ऑफ कंपनीज का टॉपिक हम कर रहे हैं और इसको हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपके साथ ये इलस्ट्रेशन डिस्कस किया था जिसमें हम लोग मैथ डिस्कस कर चुके हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। यस और नो बच्चों, एक इलस्ट्रेशन और है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 21 हमने लास्ट क्लास में किया था। यस, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 22 करेंगे। ठीक है। फॉलोइंग इज द P&L अकाउंट ऑफ Z लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये आपको P&L अकाउंट दिया हुआ है और इसके बाद आपको लिखा है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स 50,000। फर्दर, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन इज 4 लाख। The turnover of the company during the previous year was 530 crores. However, during the financial year 22-23, turnover was 250 CR only. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है, यहां पर हम लोग कितना वाला लगाएंगे बताओ? 25% लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 25%। क्यों? क्योंकि टर्नओवर 400 करोड़ से कम। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी हैड सफर्ड लॉसेस फॉलोइंग बैलेंसेस आर स्टिल अनअब्सॉर्ब। तो ये कुछ इनकम टैक्स के हिसाब से लॉसेस हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन है और ये लॉस है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कुछ भी नहीं है। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है बस। आसान क्वेश्चन है, बट आपको पता है आपको दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखना पड़ता है कि नहीं। तो पहले आप एज पर द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप लोग फाइंड आउट करते हो टोटल इनकम। जो आप लोग इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से निकालते हो वो है आपका नेट प्रॉफिट 1,23,80, 1,23,80,000। यहां से आपने अपना जो डेप्रिसिएशन ज्यादा ले रखा है उसको हम क्या कर देंगे? एक्सेस डेप्रिसिएशन को एड बैक। अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन 5 लाख लिया हुआ है, जबकि आपका डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वालों के हिसाब से सिर्फ 4 लाख ही होना चाहिए था। तो 1 लाख रुपए ज्यादा ले रखा है तो मैंने वो एड बैक कर दिया। अभी हम पीजीबीपी नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? 1 लाख रुपए का एक्सेस डेप्रिसिएशन। दोस्तों, प्रोविजन अलाउड नहीं होते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। कोई भी और प्रोविजन हो तो हम एड बैक कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। ये तीनों के तीनों प्रोविजंस ऐड बैक कर देने चाहिए। तो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स हो या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो, ये तीनों के तीनों ऐड बैक हो जाएंगे। आगे आ जाओ बच्चों, आपको तो पता ही है जो वेल्थ टैक्स है वो एबॉलिश हो चुका है, बट हालांकि इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स की डिडक्शन ही भी नहीं मिलती, मतलब ही नहीं बनता है ना। तो वेल्थ टैक्स हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड बैक। दोस्तों, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो 1 लाख रुपए का अमाउंट है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? ऐड बैक, क्योंकि ये भी अगेन प्रोविजन होता है। हम अनाउंस करते हैं डिविडेंड और गवर्नमेंट कभी अनाउंसमेंट पर टैक्स का बेनिफिट नहीं देता, मतलब गवर्नमेंट नहीं डिडक्शन देता। दोस्तों, इनकम टैक्स के हिसाब से देखें तो ये आप लोगों के कुछ खर्चे हैं जो आपने डेबिट कर दिए, बट हमने एड बैक कर दिए। अब इसके अंदर क्रेडिट साइड पर मुझे रिवैल्यूएशन रिजर्व नजर आ रहा है और जनरल रिजर्व नजर आ रहा है। ये इनकम्स मुझे हटानी पड़ेंगी, तो ये इनकम मैं हटा दूंगा। तो मेरी जो पीजीबीपी इनकम होगी वो होगी 1,27,25,000। बट इसके अंदर मेरे पास कुछ पुराने बॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं और बॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। पहले लॉसेस को सेट ऑफ कर दो। लॉसेस हैं 3550 के। बोलो लॉसेस कितने हैं? 3550। पूरा लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। यस, 3550 माइनस कर दिया और इसके बाद अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया, तो मेरी टोटल इनकम आई ये। और इस हिसाब से अगर मैं टैक्स निकालूं तो पता है 2575, इस पर 25% का टैक्स लगा दो। 25% का टैक्स लगा दो। ये मैंने निकाला ही हो, यहां पे निकाला होगा 2575। ये इस पे टैक्स निकाल दो 25%। और फिर इसके बाद आप इसका क्या चेक करो? सरचार्ज। चलो सरचार्ज वगैरह तो दोनों ही केसेस में लगेगा, बड़े काम करते हैं हम लोग कंपेयर करने के लिए। यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता है मैट जो है उसमें बुक प्रॉफिट निकालना होता है। अब बुक प्रॉफिट के लिए आपकी शुरुआत अगेन वही होगी 1,23,80,000 से। ठीक है, वहीं से स्टार्ट होके आप प्रोविजन जो होते हैं वो यहां पर क्या कर दोगे? एड बैक। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यहां पर भी क्या कर दोगे? एड बैक। तो आपने ये कर दिया। प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड भी क्या कर देंगे? एड बैक। आप लोगों को फॉर्मूला याद है ना? ये देखो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था बच्चों। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी बहुत जरूरी है कि डेप्रिसिएशन हम एड बैक कर देते हैं, प्रोविजंस अलाउड नहीं होते हैं, प्रोविजंस क्या कर देते हैं? एड बैक कर देते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोविजंस हो, प्रपोज डिविडेंड अगर है तो एड बैक कर देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन?
ये सब चीजें हमने पिछले प्रोविजन फॉर टैक्स भी वहां पर आपको मिल रहा है। फिर इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा आ जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन है 5 लाख, तो पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन यहां पर क्या कर दो, एड बैक, पूरा का पूरा यहां पर अभी क्या कर दो, फिलहाल के लिए पूरा एड बैक कर देंगे, डन। यहां तक क्लियर है। एड बैक क्या करना है, अब माइनस क्या करना है, जरा माइनस वाला देखो हम लोगों ने क्या लिखा है। माइनस करने में आप लोगों को डेप्रीसिएशन माइनस करना है डेबिटेड टू पीएनएल बट एक्सक्लूडिंग द डेप ऑन रीवैल्यूड एसेट्स। तो दोस्तों अगर डेप ऑन रीवैल्यूड एसेट्स दिया हुआ है, जरा चेक करो क्या डेप ऑन रीवैल्यूड एसेट्स दिया है। सर लिखा हुआ है कि रीवैल्यूएशन पर जो रीवैल्यूड एसेट्स पर जो डेप्रीसिएशन है वो 50,000 रुपए है, तो वो हटा दो, बाकी सब माइनस कर दो, वो हटा दो, बाकी सब माइनस कर दो। तो वो हटा देंगे अगर हम, तो यहां पर कितना आएगा, 4.5 लाख रुपए माइनस कर दो, डन। और इसके अलावा जो आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किए हुए हैं वो हटा दो, और जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हुए हैं वो हटा दो। ये देखो, ये सब चीजें हम लोगों को हटानी है, जो भी रिजर्व्स वगैरह बनाए हैं। जब रिजर्व्स की डिडक्शन ही अलाउड नहीं है तो रिजर्व्स को जो हम लोगों ने विड्रॉ किया है तो वो अमाउंट भी यहां से क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इनकम दी है, ये देखो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, तो ये सब चीजें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, डन एवरीवन। तो बस ये माइनस करने के बाद हमारा पीजीबीपी बुक प्रॉफिट आ गया 1,26,25,000। अब इसके बाद हम 15% टैक्स लगा देंगे जो कि मैट का रेट है, मैट का रेट 15% लगा दिया, ये आया। अब देखना विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर तो मुझे 1893,750 देना पड़ेगा, प्लस मुझे सरचार्ज भी देना पड़ेगा क्योंकि मेरी टोटल इनकम, टोटल टर्नओवर, सॉरी इनकम अगर मैं देखूं तो मेरी इनकम 1,26,00,000 है, और क्योंकि मेरी इनकम 1,26,00,000 है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है, तो मुझे 7% का सरचार्ज देना पड़ेगा, 7% का सरचार्ज। तो मैं इस पे ऐड कर दूंगा, तो ये आएगा 1893,750 का 7%, ये आएगा 132,563। ठीक है, फिर हमने टैक्स को टोटल करा, फिर सेस निकाल दिया, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों बस इतना ही है, इसके अंदर बस इतना ही है। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन नंबर हम लोगों ने जो पढ़ा वो मैट था। मैट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट एग्जाम में आता ही आता है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत। एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया है कि सेम चीज को कॉपी पेस्ट ही क्वेश्चन बना दिया जाते हैं, फिगर्स चेंज कर दी जाती। अब जरा आगे बढ़ते हैं। द टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड इनकम। दोस्तों जब भी कभी, ये सेक्शन है 115 JAA, इसमें बात करिए मैट क्रेडिट की, इसमें बात करिए मैट क्रेडिट की। यार बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एज पर टैक्स, एज पर नॉर्मल प्रोविजन आपका आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपए, कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए, बट एज पर मैट जो है, मैट प्रोविजन, उसके हिसाब से जो टैक्स आ रहा है वो आ गया मान लो 7 लाख रुपए। अब क्योंकि विच एवर इज हायर देना होता है तो हायर की वजह से आप लोग दे तो दोगे 7 लाख रुपए, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपने जो इतने ज्यादा अमाउंट दे दिए हैं उस पे भी तो गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहता है हम आपको मैट क्रेडिट दे देंगे। क्या दे देंगे, मैट क्रेडिट दे देंगे। कितने रुपए का मैट क्रेडिट दे देंगे, 2 लाख रुपए का। सर इसका क्या करेंगे बच्चों, जब भी कभी फ्यूचर में मैट कम आए और नॉर्मल प्रोविजन ज्यादा आए, एग्जाम्पल ये है ईयर 1, और ईयर 1 में ये आपका सिचुएशन बन गई, तो आपने दे तो दिया 7 लाख, आपको क्रेडिट मिल गया 2 लाख का। अब अगले साल मान लेते हैं ईयर 2 में मैट जो आ रहा है वो आ रहा है 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और जो आपका टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन आ रहा है, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन आ रहा है वो आ रहा है 3 लाख रुपए। इस हिसाब से देखें तो विच एवर इज हायर हमें देना चाहिए, बताओ, विच एवर इज हायर तो 3 लाख हुआ, बट क्योंकि यहां पर आपका जो एक्सेस अमाउंट है मैट के कंपैरिजन में वो कितना है, ज्यादा है, 50,000 ज्यादा है ना, इस 50,000 रुपए को, इस 50,000 रुपए को आप क्या कर दोगे, इसमें से सेट ऑफ कर दोगे मैट क्रेडिट, क्योंकि आपके पास पड़ा हुआ है। तो बच्चों मैट क्रेडिट को सेट ऑफ करोगे, ये सेट ऑफ किया, और सेट ऑफ करने के बाद आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ईयर 2 में आपको 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ये आपका बन गया टोटल टैक्स, ये आपने वो दिया टैक्स कितना पेबल है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा अब आपके पास अगर मैं देखूं तो मैट क्रेडिट कितना पड़ा होगा, मैट क्रेडिट कितना पड़ा होगा, 1.5 लाख रुपए। कैसे, 2 लाख रुपए था, 50,000 यूटिलाइज कर लिया। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से ईयर 3 में मान लो दोस्तों
आपका मैट का अमाउंट आ रहा है ईयर 3 में, मैट का अमाउंट आ रहा है 3 लाख रुपए, और टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ये आ रहा है मान लो 5 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 5। तो उस हिसाब से देखा जाए तो विच एवर इज हायर, तो आप लोग क्या दोगे हायर बताओ? 5 लाख देंगे, है ना, देना पड़ेगा, रूल तो यही कहता है। बट आपके पास क्योंकि मैट क्रेडिट पड़ा है और आपका जो एक्सेस अमाउंट है वो कितना है? 2 लाख। तो क्या आप 1.5 लाख रुपए का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हो इसमें से? यस, आप इसमें से 1.5 लाख रुपए क्या कर सकते हो? माइनस। आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 ही कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा कितना एडजस्ट कर पाओगे? 1.5 लाख। तो आपको कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा? 3.5 लाख रुपए टैक्स पेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? ईयर 3 समझ में आया? तो दोस्तों इसी तरीके से चलेगा। अब बताओ यहां पर मैट क्रेडिट कितना बच गया? मैट क्रेडिट कितना बच गया? 0। अब अगले साल फिर क्रेडिट। तो ये कहानियां चलती रहेगी। सर सपोज करो मैट का क्रेडिट आ तो गया, बट मान लो अगले साल फिर मैट ही ज्यादा बढ़ गया और फिर हर साल मैट ही ज्यादा होता है, तो ऐसे केस में तो आप सेट ऑफ कर ही नहीं पाओगे। तो क्या मैट को क्रेडिट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे? नहीं दोस्तों, मैट का क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 15 साल। ये देखो ये बात लिखी हुई है यहां पर, वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 115 जेबी यानी मैट by SSC being a company, then the credit in or in respect of tax so paid shall be allowed to him in accordance with the provision of this section. The tax credit shall be allowed, so above shall be the difference of the tax paid under for the assessment year as MAT and the amount tax payable by SSC on his total income computed in accordance with the other provision of the act. However, no interest shall be payable on tax credit allowed. Mathematically, tax credit is tax paid अंडर सेक्शन मैट, मतलब मैट जो दिया और उसमें से माइनस कर दिया। क्या द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट डिटरमाइन शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, बट द कैरी फॉरवर्ड शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 15 असेसमेंट ईयर्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हो बताओ? 15 साल। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना अलाउड है? 15 साल। अब इससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये कुछ एग्जांपल यहां पर भी दिया है, देख लेते हैं दोस्तों। टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री है 70 रुपी, टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 जेबी है 75। अच्छा, ये कुछ फॉरेन इनकम के ऊपर भी है, तो हम उसके ऊपर रिलेटेड ये पॉइंट यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। देखो वैसे तो मैं मैट वाला एग्जांपल तो मैं दे ही चुका हूं। लिख रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम टैक्स पेड इन एनी कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया अंडर दिस सेक्शन 90, 90A, 91, पता है ना आपको? ये है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स का जो टैक्सेशन होता है ना? तो अलाउड अगेंस्ट द मैट exceeds the tax credit admissible against the regular income tax payable by SSC, then while computing the amount of credit such excess shall be ignored. क्या मतलब है इस बात का? कह रहा है अगर आपका टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स पेड इन एनी कंट्री, मतलब दूसरे देश में आपने देश जैसे टैक्स पेड इन यूएस, आपने ये रहा ना फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया 70 रुपए, लिखा ही तो हुआ है, मैं वो एग्जाम्पल देख लेता हूं। और अलाउड अगेंस्ट द मैट, कह रहा है ये जो अमाउंट है ये मैट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। जी हाँ कर सकते हैं। अलाउड अगेंस्ट द मैट exceeds the amount of tax credit admissible against the regular income tax payable। इसका मतलब ये है कि टैक्स पेबल एज पर मैट है 75 और एज पर अदर प्रोविजन है 10। तो बच्चों भैया बताओ कितना रुपए आप पे करोगे? यहां पर आप कितना पे करोगे? फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको कितना मिला हुआ? 70। आप फॉरेन कंट्री में टैक्स दे चुके हो 70 रुपए का। बट इस हिसाब से देखा जाए आप जो एटलीस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा? 65। बोलो हाँ या ना? 65। बट यहां पर ना अगर आपका मैट के हिसाब से टैक्स का पेड इन फॉरेन कंट्री 70 है ना ऑलरेडी, तो गवर्नमेंट कहता है द फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर डिस्चार्जिंग टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जेबी। तो बच्चों इस हिसाब से देखा जाए तो आप गवर्नमेंट को क्या पे करोगे? 75 पे करोगे, सॉरी 75 10 व्हिचएवर इज हायर 75। जब आप 75 पे करोगे तो फॉरेन कंट्री का जो एक क्रेडिट है वो आप एडजस्ट कर दोगे। कितने बच गए? 5 रुपए। 5 रुपए बच गए। दूसरे देश में आपने टैक्स दे दिया ना 70 रुपए, वो आप इसमें से क्या कर दोगे? सेट ऑफ। वो आपने सेट ऑफ कर दिया। और while calculating subsequent year 60 shall be ignored and credit of 5 is available as shown below। तो दोस्तों अब क्या होगा? ये जो 5 रुपए है ये आपने क्या दिया? अभी भी ज्यादा दिया है इन अकॉर्डेंस विद नॉर्मल टैक्स। अगर हम लोग देखें नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंगली अभी भी ज्यादा है। तो ये जो 5 एक्सेस है ना
ये जो 5 एक्सेस है इसका आपको मैट क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैट क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सो while calculating credit under section JAA for subsequent year shall be ignored and credit of 5 is available as shown below। तो 5 का जो क्रेडिट मिल जाएगा और वो आपको कैसे मिला, समझ में आया कि नहीं? बट इस बेसिक इस एग्जांपल को देखने से पहले मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। मैंने आपको यहीं पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। 75 रुपए का टैक्स आपका बनता था मैट के हिसाब से, 70 रुपए का आप फॉरेन कंट्री में टैक्स दे चुके हो, ठीक है? तो वो अपने इसमें से क्रेडिट माइनस कर दिया। आपने गवर्नमेंट को 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं हम उसका क्रेडिट ले लेंगे और फ्यूचर में हम उनको जब भी कभी टैक्स पेबल क्या बनेगा ज्यादा मैट से, तो हम उसमें से एडजस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? क्रेडिट अवेलेबल फॉर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। इज दैट क्लियर? बात करते हैं मैट ऑन Ind AS compliant financial statements। Now the problem is कि भाई जब आप मैट अप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर आपकी कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है वो कौन से वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है? Ind AS वाले। आपको तो पता ही होगा, आप लोग फाइनल्स के अंदर हो तो आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज पे Ind AS अप्लाई हो जाता है जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है? और उन कंपनीज पे, जिन कंपनीज पे Ind AS अप्लाई हो जाता है, तो वहां कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं मैट के अंदर। दोस्तों हमें चाहिए होता है मैट में बुक प्रॉफिट। अब इसको हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। कैसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं? इसमें हमें बुक प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। जो एडजस्टमेंट्स 3 सब सेक्शंस के अंदर आती हैं बच्चों। 115 JB का 2A, 115 JB का 2B और 115 JB का 2C। 3 तरह की एडजस्टमेंट्स करनी होती है हमें फर्दर, यानी या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस ना। उसको समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि OCI क्या है ना। आप लोग पता है Ind AS अगर आप पढ़ चुके हैं अकाउंट्स के अंदर, तो ये इसको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बच्चों, ये Ind AS ने ये वर्ड निकाला है। किसने निकाला है? Ind AS ने। तो जो जो कंपनीज Ind AS फॉलो करती है ना, वो लोग ये OCI जरूर एक स्टेटमेंट बनाती हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जनरली जितनी भी नोशनल इनकम्स होती है ना, नोशनल का मतलब क्या हुआ? नोशनल गेन्स या नोशनल इनकम्स या नोशनल लॉस, जो हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में होंगे, अभी हुए नहीं है, फ्यूचर में हो सकते हैं, दोस्तों हम उनको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? और ऐसी इनकम्स का एक अलग स्टेटमेंट बनाया जाता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का अकाउंट बना लो या स्टेटमेंट मान लो, एक ही बात है। वो अलग से शो किया जाता है जिसके अंदर सारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसके अंदर आती है। अब पता है आपको, हमारे बुक प्रॉफिट, हमारे इनकम टैक्स वाले तो नोशनल चीजों को मानते ही नहीं है। तो हमें सिर्फ एक्चुअल चीजें चाहिए होती है, नोशनल नहीं चाहिए होती। तो हमें क्या करना है? जब भी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होंगे एज पर Ind AS, तो हमें उस बुक प्रॉफिट में एक कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, एडिशनल एडजस्टमेंट्स करनी है। और वो मैंने आपको बताया क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 115 JB का 2A। ये कैसी एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है? कह रहा है बुक प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज कर दो बाय ऑल द अमाउंट क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जाहिर सी बात है, ये वो है नोशनल गेन, नोशनल इनकम। अगर आपने कोई नोशनल इनकम वहां पर ऐड कर रखी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडेड नहीं है। दोस्तों अगर आप इसको क्या कर दो, बुक प्रॉफिट के अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। कह रहा है इंक्रीज बाय ऑल द अमाउंट्स क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अंडर द हेड क्या, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नाम से एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि Ind AS बनाते हैं, और वो लोग अपने प्रॉफिट्स के अंदर इसको कैलकुलेट करके कैसे दिखाते हैं, वो एक नोशनल इनकम्स को यहां पे शो करते हैं।
जितनी भी नोशनल इनकम की लिस्ट है वो वहां पर मेंशन करते हैं। और उस केस में वो लोग उस इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते। आइटम्स नॉट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो उसको अलग शो करते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से। अब बात यह हो रही है, कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो नोशनल नहीं भी होती, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जितनी भी है ना बुक प्रॉफिट के अंदर, वो पहले तो क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, सारी नोशनल, हमें तो एक्चुअल चाहिए, वो बात सही है, बट इसके अंदर कुछ चीजें होंगी जिस पर मैं अभी आपको बात बताऊंगा कि कौन कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करनी, ऐड नहीं करनी, क्योंकि सारी नोशनल नहीं होती हैं, सारी नोशनल नहीं होती हैं, कुछ और भी इनकम्स होती हैं, वो बच्चों ने पढ़ा होगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ चुके हैं। अदर इनकम्स भी होती हैं, कुछ और इनकम्स भी होती हैं जो इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैटेगरी में आती हैं ना। दोस्तों अदर इनकम की जो कैटेगरी में जो जो आती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम इसको पहले तो क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि बुक प्रॉफिट निकालते वक्त ये इंक्लूड नहीं किए गए होंगे, हम ऐड कर देंगे। और अगर कोई खर्चे हैं जो इस इनकम में से क्या होने चाहिए थे, डेबिट, तो उनको क्या कर दो, माइनस, उनको क्या कर दो, माइनस, क्योंकि वो हमने माइनस किया नहीं होगा, वो माइनस कर दो। यहां तक क्लियर है। अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, कह रहा नो एडजस्टमेंट शैल बी मेड फॉर द अमाउंट क्रेडिटेड और डेबिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अंडर द हेड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो ये हम कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है जो हमें एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, इग्नोर करना है। बताओ कौन सी चीजें इग्नोर करनी है। कह रहा रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 16 एंड इंड AS 38। बच्चों ये होता है पीपीई के लिए, और ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स का जो इंड AS है। और इसकी वजह से एसेट्स का एक रीवैल्यूएशन जब हम बनाते हैं तो उसकी मार्केट में जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली एसेट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब एसेट की वैल्यू बढ़ा दी तो उसमें सरप्लस आ गया, सरप्लस आ गया तो ओसीआई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बट क्या ये इंक्लूड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो याद रहे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने तो दिखाया होगा इंड AS के हिसाब से, बट हमें पता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ओके, बाकी सारे ओसीआई ऐड करने हैं एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन। इसके अलावा गेन और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कोई इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं और उसको आपने फेयर वैल्यू पे ले आए, उसकी मार्केट वैल्यू पे ले आए। जब उसकी मार्केट वैल्यू पे ले आए उसकी वजह से आपको गेन और लॉस हो रहा है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो गेन और लॉस, बेसिकली मैंने यहां पे जो है ना, मैंने सारे आपको ओसीआई को ऐड करने के लिए बोला इंक्लूडिंग नोशनल इनकम्स, बट फिर मैंने नोशनल इनकम्स, कुछ कुछ चीजें हैं जो नोशनल इनकम्स हैं और उसको हम लोग हटा रहे हैं, और वो है गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसकी गेन और लॉस वो आपने ओसीआई के अंदर दिखाया होगा, बट हम लोग इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ में आया बच्चों। इसके बाद वो क्या कहता है, कह रहा है हाउएवर, अच्छा एक बात समझना दोस्तों, अभी तो इन्वेस्टमेंट पे एक्चुअल में कोई गेन लॉस हुआ नहीं है क्योंकि ये नोशनल है, ये चीज हो सकती है बट हुई नहीं है फेयर वैल्यू पर हम लोगों ने। बट अगर मान लो एक्चुअल में बेच दिया तो करोगे ना, हाँ अगर एक्चुअल में कल को बेच दिया तो उसकी एडजस्टमेंट हम जरूर करेंगे, बट अभी जब तक एक्चुअल में नहीं बेचा है तो हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो जब तक एक्चुअल में नहीं बेचते हैं तब तक हम उसको यहां पे एडजस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं। और जिस ईयर में एक्चुअल में होगा उस ईयर में हम लोग उसको शो करेंगे। तो ये बात यहां लिखी हुई है। Now increased by the amount or aggregate of the amount debited to statement of P&L on distributing of non-cash assets to the shareholders। अगर आपने शेयर होल्डर्स को नॉन कैश एसेट्स बांट दिए इन द केस ऑफ डीमर्जर, डीमर्जर हुई कंपनी डीमर्ज होने के बाद आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स पड़े थे जो कि नॉन कैश है, जो कि कैश नहीं है, और वो एसेट्स आपने शेयर होल्डर्स को क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में आपने अपने P&L अकाउंट में अगर उसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया उस डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हम वापस उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर डेबिट कर दिया है, यानी अगर बुक प्रॉफिट्स भी क्या हो रखे हैं, माइनस,
तो हम उसको क्या कर देंगे, वापस इंक्रीज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? इंक्रीज बाय द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स टू द शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों अगर कोई अमाउंट आपने डेबिटेड किया है, अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट on distribution of non-cash assets to shareholders, तो जो भी ऐसा बांटा जाता है तो वो आप लोगों ने ओसीआई में से, अगर वो नहीं, ओसीआई नहीं, यहां पे ओसीआई का रोल नहीं है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया होगा, है ना, कर दिया होगा, तो हम वापस क्या कर देंगे, एड बैक। क्योंकि हम लोग जिस पर टैक्स लगाते हैं वो आपकी डिविडेंड इनकम, वो आपके उस प्रॉफिट में लगाते हैं, ना कि जो बचा हुआ पैसा उस पर। ठीक है, तो ये अमाउंट अगर आपने डेबिट कर दिया है तो हम वापस एड बैक कर देंगे। ओके, डिक्रीज बाय ऑल द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स टू शेयर होल्डर इन द डीमर्जर इन अकॉर्डेंस विद द अपेंडिक्स ए ऑफ द इंड AS। तो ये बेसिकली एक अपेंडिक्स से रिलेटेड कह रहा है कोई भी अमाउंट जो आपने डेबिट कर दिया टू स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स, अगर आपने उस अमाउंट को क्या किया है, अगर आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, हम उसको वापस क्या कर देंगे, ऐड। और अगर आपने अमाउंट क्रेडिट कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। इज दैट क्लियर एवरीवन? माइनस अमाउंट क्रेडिटेड to statement on distribution of non-cash assets। ठीक है, ये हमें ना एडजस्टमेंट्स करनी है एडिशनल, ओके, टू शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये सब दोनों के दोनों केसेस कौन से केसेस में आते हैं, डीमर्जर। जब भी कभी डीमर्जर होगा, जब भी कभी क्या होगा, डीमर्जर होगा, तो इस डीमर्जर वाली सिचुएशंस में या तो ये सिचुएशन होगी या ये, वो हम लोग या तो अगर प्लस कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, माइनस, और फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा। बट अभी इसमें और भी एडजस्टमेंट्स करनी है। ये तो हो गया 115 JB का 2A। बच्चों आगे बढ़ते हैं, 115 JB का 2B, 115 JB का 2B, सेक्शन नंबर 115 JB का 2B। ये कहता है आप एडजस्टमेंट करो मैट की अंदर इन केस ऑफ डीमर्जर, इन केस ऑफ डीमर्जर। इसका मतलब ये हुआ, अगर रिजल्टिंग कंपनी क्या होती है, जो मैट डीमर्ज होने के बाद आई, तो एक कंपनी है एक्स कंपनी, ये डीमर्ज हो गई, एक वाई बन गई और एक एक्स लिमिटेड बन गई। ठीक है, ये एक्स लिमिटेड न्यू कंपनी है और ये वाई लिमिटेड न्यू कंपनी है। ये पहले एक्स वाई लिमिटेड थी, ये दोनों अलग अलग कंपनीज हो गई। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि कई बार क्या किया जाता है, जो एक्स वाई लिमिटेड के पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ना, इंड AS में इनको इनके अलग वैल्यूज पर लेके आया जाता है। तो इन केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी वेयर द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग बीइंग रिसीव्ड बाय इट आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज अपीयरिंग इन द बुक्स। तो भाई मान लो अगर कोई लैंड है जो 40 लाख की है और मैंने यहां पर लिख दी 50 लाख मार्केट के वैल्यू के हिसाब से, of the demerged company immediately before demerger, any change in such value shall be ignored for the purpose of computation of book profit of the resulting company। कह रहा है उस इग्नोर करेंगे, ये रिवैल्यूएशन ही तो हो गया, उसको इग्नोर करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर आपने इंक्लूड कर रखा है तो माइनस करो, वरना उसको इग्नोर कर दो। डन एवरीवन? डन एवरीवन? तो ये वैसे भी अगर ये चीजें होंगी ना तो OCI में होंगी, तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नोशनल चीजें। 115 JB का 2C। बच्चों ये ना ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स की बात करता है। ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स का मतलब है जब भी कोई कंपनी इंड AS वाली कैटेगरी में आ जाती है, तो पहले AS फॉलो कर रही थी, अब वो कौन सी कैटेगरी में आ गई, इंड AS वाली कैटेगरी में आ गई। इस वजह से जो आप पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, जो पहले आप क्या बना रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, कौन से वाले, AS वाले, वो और इंड AS के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या आएगा, फर्क आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे बताओ। आएगा, बिल्कुल आएगा सर।
और इन इंडियस के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें जो फर्क आया है, उस फर्क में एक आपकी ट्रांजिशन अमाउंट एक बढ़ जाएगा, जो कि हम उसको ट्रांजिशन अमाउंट बोलेंगे। भाई कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही, क्योंकि जनरली एएस तो बुक वैल्यूज पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फोकस करता है, जबकि इंडेस में बहुत सारी चीजों पे फेयर वैल्यूज चलती हैं। क्या चलती हैं? फेयर वैल्यूज। अब इस वजह से क्या है, बहुत सारा फर्क आएगा। एक उसको बोलेंगे ट्रांजिशन अमाउंट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन अमाउंट। जो एक ट्रांजिशन अमाउंट है, मान लो 100 करोड़ रुपए का फर्क आ गया, 100 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क आ गया, कह रहा है इसको आप इंक्रीज करो बुक प्रॉफिट में या डिक्रीज करो, एज द केस मे बी बाय 1/5 ऑफ द ट्रांजेक्शन। हर साल 1/5। कह रहा है इफ द इंडिया इज कंप्लाइंट द बुक प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ कन्वर्जेंस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रीवियस ईयर्स शैल बी फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज। तो जिस ईयर में कन्वर्जेंस हुआ, जैसे कि ईयर 2024-25 में कन्वर्जेंस हुआ, तो अगर 100 करोड़ रुपए का कुछ चेंज आया है, तो इसको 100 करोड़ रुपए को धीरे धीरे करके बुक प्रॉफिट में ऐड करो। तो 100 करोड़ रुपए से इनकम बढ़ानी है, तो 100 करोड़ रुपए को डिवाइड बाय 5, यानी 20 करोड़ पिछले पहले साल, फिर 25-26 में, फिर 26-27 में, फिर 27-28 में, फिर 28-29 में। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार आप अपने ट्रांजिशन अमाउंट को एडजस्ट करोगे। दोस्तों कह रहे ट्रांजिशन अमाउंट मींस द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन इक्विटी ऑन कन्वर्जेंस डेट। कन्वर्जेंस डेट वही डेट है जिस डेट पर आपने क्या कहते हैं, कन्वर्ट हुए, आप इंडेस में आ गए, बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कह रहा है इन सब चीजों को एडजस्ट नहीं करना है। ये वही चीजें हैं जो नोशनल वाली चीजें, यस और नो, वही वाली बात है। कह रहा है एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन ओसीआई। ओसीआई वाली वो इनकम कैटेगरी है जो कि ऐसी कैटेगरी है जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो नहीं किया, अलग से एक स्टेटमेंट बनाई है ओसीआई के नाम से इंडेस में, और इस वजह से हम उस ओसीआई वाली चीजों को एडजस्ट नहीं करेंगे जिसको ये प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्जेंस डेट पे, ऑन कन्वर्जेंस डेट विच शैल बी सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, बाद में आएगा बट अभी नहीं आ रहा, तो हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। इट शुड नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब इस ट्रांजेक्शन अमाउंट में ये अमाउंट नहीं आएगा जो ओसीआई के अंदर आता है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला अमाउंट नहीं आएगा, और गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी वाला अमाउंट नहीं आएगा, वो जो हमने पहले भी पढ़ा। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पीपीई जो हमने डिस्कस किया, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पीपीई बिकॉज ऑफ उनकी फेयर वैल्यूज में चेंजेस आ गए, और उसके वजह से कह रहा है जो भी नुकसान या प्रॉफिट होगा, जो भी हमने ओसीआई में डाला होगा, उस चीजों को ट्रांजिशन अमाउंट के अंदर ऐड नहीं करना। तो ट्रांजिशन अमाउंट में इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, और उसकी फेयर वैल्यूज की वजह से चेंजेस आ गए। आपने एक जॉइंट वेंचर कंपनी में पैसे डाले हुए थे, उसकी फेयर वैल्यू जब पता लगाई इक्विटी में, चेंजेस आ गए, तो ऐसे केस में जो चेंजेस आए वो आप एडजस्टमेंट्स को ट्रांजिशन अमाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस, फॉरेन करेंसी में रूल अलग है, एएस में कुछ और था, इंडेस में कुछ और है, और इस वजह से आपके फॉरेन करेंसी के रेट को अलग लेने की वजह से कुछ डिफरेंसेस आ गए। उन डिफरेंसेस को भी आप ट्रांजिशन अमाउंट में एडजस्टमेंट नहीं करोगे। ट्रांजिशन अमाउंट में करना क्या है, समझ में आया? 1/5 वाला, बट ये इंक्लूड नहीं करना उसके अंदर। ये तो पहले भी इग्नोर कर देते। कन्वर्जेंस डेट पर अगर ये सब चीजें आती हैं तो इसको इग्नोर करना है, इनको इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मोटे तौर पे आपको बात याद रखनी है, कुछ भी नहीं था इसमें 115 जैसी। समझ में आया बच्चों? आगे आ जाओ। सेक्शन नंबर है 115 QA। Now this is tax on distributed income to shareholders. Tax on distributed income to shareholders. सेक्शन है 115 QA। Now with effect from 1 अक्टूबर, पता है इसमें एक अमेंडमेंट आई है, बायबैक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बायबैक। जब भी कभी अपने ही शेयर्स कंपनी बायबैक कर लेती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देती है। तो दोस्तों ये डीम डिविडेंड के अंदर आ गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज F इसके अंदर आया है, और वो उसकी वजह से डीम डिविडेंड माना गया है। इज दैट क्लियर? ये हम लोगों ने यहां पे सेक्शन नहीं लिखा है, बट डीम डिविडेंड, अगर आपने अदर सोर्सेज वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर जरूर ये बात बताई होगी। गवर्नमेंट ने कह दिया कि जब 1/10/2024 आ गया तो उस वक्त बायबैक अब डीम डिविडेंड बन चुका है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को ये इनकम टैक्सेबल होगी एज अ डीम डिविडेंड, एज अ डीम डिविडेंड। और पता है इसी के अंदर मैंने ये बात भी बताई हुई है कि ऐसे केस में जो आपने शेयर खरीदे थे, उस शेयर होल्डर ने
जितना पैसा लगाया था, मान लो 100 रुपए का शेयर खरीदा था, तो उसका तो बेनिफिट मिल नहीं रहा। आज शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 200 रुपए मान लो, तो पूरे 200 रुपए उसकी इनकम मान के टैक्स लगा रहे हो, तो ये जो कॉस्ट लगाई थी उसका नुकसान भी तो सेट ऑफ करना चाहिए। यानी पहले क्या होता था कि भाई आप अब हमारे कैपिटल गेन पे टैक्स लगा लो ना यार, 200 माइनस 100, 100 पे लगाओ। बट अभी क्या होने लग गया है, पूरे 200 पे टैक्स लगाने की बात हो रही है। इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मान लिया गया, जिसको आप फर्दर एडजस्ट कर सकते हो आने वाले सालों में। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये सब चीजें जो बात की जा रही है ना, ये अदर सोर्सेज का एक टॉपिक है। कह रहा 115 QA इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम दिस डेट, यानी इस डेट के बाद से 115 QA अप्लाई नहीं होता, बट इससे पहले हो रहा था। अब ये क्या है, कह रहा असेसी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, द असेसी कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑन बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। अगर ऐसा होगा तो कंपनीज को खुद टैक्स पे करना पड़ता था, कितना, 20% on distributed income. Such taxes irrespective of the fact that company is not liable to for paying income tax on its income. और ऐसे केस में एक इनकम टैक्स पे करना पड़ता था कंपनीज को इस पर्टिकुलर अमाउंट पर 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी एंड द कंपनी शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द क्रेडिट। कितने दिनों में, सेंट्रल गवर्नमेंट को 14 दिनों के अंदर अंदर ये पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स की जमा करानी पड़ती थी फ्रॉम द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर। जब शेयर होल्डर को दिया उसके 14 दिनों के अंदर। समझ में आया कि नहीं? सो बेसिकली आप इसके अंदर एक अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, हमें दोनों बातें पढ़नी पड़ेंगी, एक बिफोर 1/10/2024, एक ऑन और आफ्टर 1/10/2024। बच्चों अभी तो ये डीम डिविडेंड बन गया, और क्योंकि ये डीम डिविडेंड बन गया अंडर सेक्शन 222F, तो इस वजह से ये टैक्सेबल हो गया शेयर होल्डर्स को, टैक्सेबल टू शेयर होल्डर्स। सो नो 115 QA अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट इससे पहले तो था। यस, इससे पहले था। तो आपको याद रखना है कि 1/10/2024 से पहले अगर आपको टैक्स, अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है टू द शेयर होल्डर्स, तो ऐसे केस में बायबैक पे ये कंपनीज के लिए टैक्सेबल होता था। कंपनीज वर लायबल टू पे टैक्स ऑन सच बायबैक अमाउंट। कितना कितना, एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। यस और नो? बिफोर 1/10/24 ऐसा होता था, और इसमें यह बोला जाता था टैक्स टू बी डिपॉजिटेड विद इन 14 डेज, टैक्स टू बी डिपॉजिटेड विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर टैक्स डिपॉजिट भी कराओ, टैक्स को डिपॉजिट कराओ 14 दिनों के अंदर अंदर, जिस डेट पर आपने पेमेंट दी, फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर, है ना, डेट ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर। जिस डेट पर आपने शेयर होल्डर को पेमेंट दी उस डेट के बाद से 14 दिन के अंदर अंदर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, शेयर होल्डर्स वर एग्जेम्प्ट, शेयर होल्डर्स वर एग्जेम्प्ट अर्लियर, शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं लगता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34A, ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, ठीक है। बट अब जो है 115 QA ये डीम डिविडेंड हो गया। ओके, नाउ इंटरेस्ट पेबल और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने 14 दिनों के अंदर अंदर पैसा नहीं दिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ ये कंपनी को ऊपर हो रहा है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 115 QB, है ना। इफ नॉट डिपॉजिटेड अमाउंट विद इन 14 डेज, तो क्या होगा बोलो? देन simple interest at the rate of 1% for every month, 1% for every month or part of month, is applicable. Is that clear everyone? तो ये लगेगा from the beginning of the date immediately after the last date on which such tax was payable and ending on the date on which tax is actually paid. Is that clear everyone? Section 115 QC, when company is deemed to be assessee in default,
सेक्शन नंबर 115 QC ये किसके बारे में बात करता है? कहता है इफ एनी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी डज नॉट पे टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन अकॉर्डेंस विद QA देन ही और इट शैल बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। तो मतलब आप असेसी इन डिफॉल्ट मान लिए जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। इज दैट क्लियर? then he or it shall be deemed to be assessee in default in respect of amount of tax payable by him or it all the provision of the act for collection recovery of tax shall apply। तो आपके ऊपर कलेक्शन के जो भी सेक्शंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे कंपनीज के ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया, समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको वैसे ये सेक्शन अब इतने रेलेवेंट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये सिर्फ 1/10/2024 के बाद, हालांकि आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 1/10/24 से पहले और 1/10/24 के बाद अलग अलग केसेस हो सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब अगला टॉपिक है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। ये सेक्शन है 115 TCA और दोस्तों इसमें सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के बारे में बात हो रही है। मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका दिखाता हूं जो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई हुई है। इससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या करना है। देखो होता क्या है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो आपके पैसे, मतलब आप अगर आज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक वन ऑफ द वे इज कि आप सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को पैसा दे दो। वो ट्रस्ट आगे कोई लोन या कोई एसेट में इन्वेस्ट करता है और उसमें जो रिटर्न आता है वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो रिटर्न आता है वो एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि वो ही इनकम आगे मिल जाती है किसको? इन्वेस्टर को। ट्रस्ट तो अपनी सिर्फ कमीशन ले लेता है। द पॉइंट इज सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आपको जो इनकम होती है इस लोन या एसेट से, इस पे ना ही कोई टीडीएस है और ना ही इस इनकम पे टैक्स लगता है, ये एग्जेम्प्ट होता है। बट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जब कल को इन्वेस्टर को इनकम देगा उस पे टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115 TCA और इस पर टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194 LBC। बच्चों याद रहे, तो ये अच्छा है आप लोग समझो। एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है जो कि सेबी ने अलाउ किया है कि आप ये काम कर सकते हो। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इन्वेस्ट कर रहा है या लोन दे रहा है लोगों को, एक एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है और इस पर इस ट्रस्ट को क्या मिल रही है? इनकम। जो इस पर इनकम मिल रही है, रिटर्न मिल रहा है, ये इनकम इनको एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23DA। ठीक है। अब जो ट्रस्ट, जो आप जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसने पैसा ट्रस्ट को दिया था और ट्रस्ट जब ये इन्वेस्टर को इनकम एक्रू होगी तो इस इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स। और टैक्सेबल होने का सेक्शन है 115 TCA। ठीक है। इनफैक्ट जब भी ये ट्रस्ट इन्वेस्टर को पैसा देगा तो उस पर टीडीएस भी काटेगा। क्या काटेगा? टीडीएस अंडर सेक्शन 194 LBA। इज दैट क्लियर एवरीवन? LBC, सॉरी LBC। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है, आप लोग भी ये चार्ट बना लेना। ठीक है। तो अब यहां पर समझते हैं, इनकम ऑफ द इन्वेस्टर ऑफ अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन ट्रस्ट shall be chargeable to income tax in the same manner as if it was were the income accruing or rising to be received by such person at the investments by securitization trust has been made directly by him। कह रहा है इनकम ऑफ इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन ट्रस्ट shall be chargeable to income tax in same manner as if it were the income accruing or arising to or received by such person had the investment by securitization trust has been made directly by him। मान के चलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है अगर इन्वेस्टर ने की होती तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा होता वो ट्रस्ट उसको इनकम दे रहा है उसके बिहाफ पर। ओके। और ये इनकम पे टैक्स लगता है। इन्वेस्टर मींस अ पर्सन हु इज अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी रिसीट इशूड बाय द ट्रस्ट। तो एक रिसीट मिल जाता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। और वो लोग आगे पैसा क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एसेट के अंदर या फिर वो पर्टिकुलर लोन किसी को देते हैं जिस पर आपको रिटर्न मिलता है और वो जो ट्रस्ट को मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता। ये बात की गई है। द इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय ट्रस्ट शेल बी डीम्ड टू बी द सेम टू बी ऑफ द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर as if it had been received by or had accrued or arisen to
द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है। डीम्ड क्रेडिट, द इनकम एक्रूइंग और राइजिंग टू और रिसीव बाय द ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ नॉट पेड और क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर। अगर ट्रस्ट को पैसा मिल गया बट ट्रस्ट ने अभी तक पैसा नहीं दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, shall be deemed to have been credited to the account of investor on the last day of the previous year in the same proportion in which such investor would have been entitled to receive the income that it had been paid in the previous year। बच्चों, जिस ईयर में इनकम उस इन्वेस्टर की इनकम एक्रू होती है और वो ट्रस्ट के पास तो आ गई बट ट्रस्ट ने अभी तक दिया नहीं है, मान लिया जाएगा कि ट्रस्ट ने पैसा दे दिया है, यानी वो ट्रस्ट को, यानी वो ये होगा कि इन्वेस्टर को टैक्सेबल हो जाएगा उसी साल। इज दैट क्लियर? ऐसे केस में आपको एक स्टेटमेंट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जिसके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा नेचर ऑफ इनकम, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिटिंग और मेकिंग द पेमेंट ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के बिहाफ पर जो पैसा दे रहा है इन्वेस्टर को, एंड द ट्रस्ट शैल फर्निश विद इन 30th जून। तो भाई साहब, आप लोग 30 जून तक, अगले साल के 30 जून तक आप उस बंदे को ये बताओगे कि आपकी कितना पैसा आपका बनता है और कितनी पैसे की आपकी इनकम है। इज दैट क्लियर? मतलब कितना पैसा आपका बनता है, बेसिकली वही। ठीक है। कब? पिछले साल का जो इनकम था वो अगले साल के 30 जून से पहले पहले बताना होगा। द फॉलोइंग फॉर द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर हु इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम टू द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। 30th November of the financial year following the previous year during which income is distributed। तो 30 जून से पहले पहले आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी है, उस ट्रस्ट ने स्टेटमेंट फर्निश करनी है फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर हु इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम एंड टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। 30th November of the financial year following the previous year during which income is distributed। ठीक है। A statement in such form and verified in manner giving details of the nature of income paid or credited during the previous year and such other relevant details as may be prescribed। तो देखो, ये स्टेटमेंट कब तक सबमिट करनी जरूरी है? 30 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर हु इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। कब तक लायबल होगा वो? 30 नवंबर तक, क्योंकि उनको 30 नवंबर तक, तो वो इन्वेस्टर अगर 30 नवंबर को अपना टैक्स भरेगा तो इस 30 नवंबर से पहले पहले 30 जून तक उस ट्रस्ट का यह काम है कि वो ट्रस्ट क्या करेगा? स्टेटमेंट फर्निश करेगा। किसको? विद इन 30th जून, विद इन 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी असेसमेंट ईयर में, है ना? किसको? इन्वेस्टर को। Is that clear everyone? बस ये डबल टैक्सेशन का कहता है, एनी इनकम विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टर इन द प्रीवियस ईयर। एक बार अगर एक्रू बेसिस पर उस पर टैक्स लग गया तो दोस्तों जब इन्वेस्टर को एक्चुअल में पैसा मिलेगा तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, वो तो लॉजिकल है या नहीं? दैट्स इट। टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट, बच्चों ये एग्जेम्प्ट होता है, ये बात हमने पढ़ ली। नाउ इसी के अंदर एक सेक्शन है 194 LBC। बच्चों ये टीडीएस का सेक्शन है 194 LBC कि भाई जब भी कभी इनकम दी जाएगी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो वहां से जब भी आपको कोई इनकम मिलेगी तो आपको टीडीएस काट के देना है। ये ट्रस्ट जो है वो पैसा देते वक्त टीडीएस काटेगा। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन काटेगा टीडीएस? पर्सन रिस्पॉन्सिबल for making payment है ना? किसको? इन्वेस्टर को, है ना? तो ये बेसिकली कौन है? ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में कोई ट्रस्टी है या कोई भी पर्सन, ऑथराइज पर्सन। इज दैट क्लियर? तो जब भी ये इनकम देगा ना, उस इनकम पे टीडीएस काट के देगा। टीडीएस का रेट क्या रहा है कि अगर ये रेजिडेंट, ये रेसिपिएंट जो है, पेई, ये पेयर है, ये पेई है, अगर ये जो पेई है ये कौन है? अगर तो इंडिविजुअल है,
या एचयूएफ है तो उस पर टीडीएस का रेट 25% लगेगा। और अगर ये कोई अदर एसएससी है तो ऐसे केस में टीडीएस का रेट 30% लगेगा। हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट के केस में। अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंट्स के लिए, फॉरेन कंपनी है तो टीडीएस का रेट 40% लगेगा, और अदर देन फॉरेन कंपनी है तो 30% लगेगा, यानी कोई नॉन रेजिडेंट है बेसिकली, एनआर। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? बस ये टीडीएस के रेट आपको पता होने चाहिए। एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजंस, कह रहे हैं अगर रेसिपेंट को लगता है कि उसका टीडीएस नहीं कटना चाहिए तो फॉर्म नंबर 13 में वो रिक्वेस्ट कर सकता है। किसमें रिक्वेस्ट कर सकता है? फॉर्म नंबर 13 में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ द अदर थिंग इज सेक्शन 115 यूए, सेक्शन नंबर है 115 यूए। ये किस चीज का सेक्शन है? ये है टैक्स ऑन इनकम ऑफ यूनिट होल्डर एंड बिजनेस ट्रस्ट। अब ये कौन से यूनिट होल्डर की बात कर रहा है? ध्यान से सुनते हैं। बिजनेस ट्रस्ट का पहले मतलब समझना होगा। बिजनेस ट्रस्ट का मतलब होता है मींस अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज पर सेबी, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर सेबी। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये ट्रस्ट के दो तरह के ट्रस्ट बनाए हैं। इनका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, और एक का नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दोनों के दोनों सेबी में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रस्ट, तो बिजनेस ट्रस्ट कितने प्रकार के हो गए? दो। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या ये बात क्लियर है? एक हो गया आरईआईटी और एक हो गया आईआईटी। दोनों कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड बाय सेबी, रेगुलेटेड बाय सेबी, यानी ये सेबी के बनाए हुए रूल्स हैं ना। होता क्या है, कह रहे इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल और डिविडेंड रिसीव और रिसीव फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव तो समझ में आता है ना। व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल? स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस एक ऐसी इंडियन कंपनी इन विच द बिजनेस ट्रस्ट होल्ड्स कंट्रोलिंग स्टेक। कंट्रोलिंग स्टेक कितना होता है? 51%, and any specific percentage or shareholding of the or interest as may be required by the regulation under which trust is granted registration। तो दोस्तों स्पेशल पर्पस व्हीकल एक ऐसी इंडियन कंपनी को कहा गया है यहां पर जो किसी इन विच द बिजनेस ट्रस्ट होल्ड्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी है जिस कंपनी में बिजनेस ट्रस्ट क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग स्टेक ले रहा है 51%, एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशंस अंडर विच ट्रस्ट इज ग्रांटेड। तो समझ में आया? बिजनेस ट्रस्ट क्या करते हैं? बिजनेस ट्रस्ट किसी कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग स्टेक लेते हैं। क्या लेते हैं? कंट्रोलिंग स्टेक। जो कंट्रोलिंग स्टेक ले लेते हैं तो इस कंपनी को एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या यह बात क्लियर है? कह रहे स्पेशल पर्पस व्हीकल इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट पेड टू द बिजनेस ट्रस्ट। हाउएवर बिजनेस ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स। हुआ क्या? जो कंपनीज हैं यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल, उनको मना कर दिया गया है कि तू जब भी कभी बिजनेस ट्रस्ट को इनकम देगा, क्या देगा? इनकम। जो भी इनकम होगी, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, कोई भी इनकम हो, इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस। ओके, बट बिजनेस ट्रस्ट जो आगे पैसा देगा ना, किसको?
उस इन्वेस्टर को जो उस बिजनेस ट्रस्ट में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है ना, उस पर्सन को टीडीएस काट के देना है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो बिजनेस ट्रस्ट में हुआ अगेन ये कि बिजनेस ट्रस्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक इन्वेस्टर हो, इनको पैसा देते हो, और बिजनेस ट्रस्ट आगे क्या करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल में इन्वेस्ट करता है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इज नथिंग बट एक इंडियन कंपनी जो जिसमें बिजनेस ट्रस्ट 51% स्टेक ले लेता है, कंट्रोलिंग स्टेक। ठीक है, अब अगर आप 51% स्टेक ले लेते हो तो ऐसे केस में जो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी इंडियन कंपनी इसको क्या दे रही है, इनकम दे रही है, इस पे नो टीडीएस। बट जब बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टर को पैसा देगी, जब बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टर को पैसा देगी तो इस पे कटेगा टीडीएस, इस पे कटेगा टीडीएस। समझ में आया कि नहीं? ये जो इनकम इसको देगी, पहले तो ये समझो, ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल समझ में आया। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम की और डिविडेंड इनकम की, जो भी वो पर्पस, स्पेशल पर्पस, इंटरेस्ट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बट जब बिजनेस ट्रस्ट आगे क्या पे करेगा, इन्वेस्टर को पैसा देगा, उस पे टीडीएस कटना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये तो वैसे सेक्शन 10 के अंदर बिजनेस ट्रस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, यानी ये इनकी इनकम की बात कर रहे थे कि इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, ठीक है, बट ये बोल दिया गया कि बिजनेस ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो बिजनेस ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, और 5% लगेगा अगर क्या होगा, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट। क्या समझे? मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट है तो 10% है, और अगर नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट है तो 5% है। नाउ इनकम ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रस्ट कितने प्रकार के हैं, दो, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, और एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाय वे ऑफ रेंटिंग और लीजिंग और लेटिंग आउट ऑफ एनी रियल एस्टेट ओन डायरेक्टली बाय सच बिजनेस ट्रस्ट। तो ये क्या करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करते हैं, ये भी एक बिजनेस ट्रस्ट ही है। ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो रेंटल इनकम आ रही होती है इनको। क्या आ रही होती है, रेंटल इनकम। सो एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाय वे ऑफ रेंटिंग या फिर लीजिंग, है ना, ऑफ रियल एस्टेट एसेट। तो इन्होंने जो रेंटल इनकम आनी स्टार्ट हो गई, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और आगे इसको क्या कर दिया, रेंटल पे या लीज पर दे दिया। तो जो रेंटल लीज इसको दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है। वेयर रेंट इज क्रिएटेड और पेड टू अ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रियल एस्टेट एसेट owned or directly by a business trust, TDS under section 194I is not required to be deducted. No TDS। अच्छा, सेक्शन 194I पता है किसका था, रेंट का। तो कह रहे ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि वो टीडीएस नहीं कटेगा। इज दैट क्लियर? बट बिजनेस ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। यही बिजनेस ट्रस्ट जब इन्वेस्टर को पैसा देगा, इसके रिटर्न जब उसको वो इनकम देगा, तो उस पे टीडीएस काटना जरूरी है अंडर सेक्शन 194I। नहीं, 194I नहीं, ये वही वाला सेक्शन लग जाएगा, 194 LBA, सॉरी LBA, एट द रेट ऑफ 10% या फिर 5%। आपको पता है कब 5% लगना है, अगर नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट है तो 5, और अगर कंपनी है तो 10। समझ में आया कि नहीं?
इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया था और इसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम आ रही है उस पर कोई टीडीएस नहीं है, बट ये टीडीएस काट के देगा। डन। अदर इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट 111 ए 112, मतलब जब वो चीजों को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाएंगे, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाएंगे द टोटल इनकम ऑफ द बिजनेस शैल बी चार्ज टू टैक्स एट एमएमआर। मतलब जब भी कभी ये कैपिटल गेन वाला सेक्शन लग जाएगा तो जो भी अदर इनकम यानी कैपिटल गेन वाली इनकम है तो वो टोटल इनकम पे एमएमआर लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बातें हम कर चुके हैं अब तक। बढ़ते हैं आगे। नाउ इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, सर वो जो बिजनेस ट्रस्ट इनकम दे रहा है क्या उस पे टीडीएस कटेगा? अभी अभी वही तो बात कर रहे थे, बिजनेस ट्रस्ट जब भी पैसा देगा उस पे टीडीएस कटेगा। सो एनी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड रेफर्ड इन सेक्शन 115 यूए रिसीव बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम द ट्रस्ट नॉट बीइंग द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज ऑफ सेम नेचर एज दस इनकम रेफर्ड इन 1020C 3C, और मतलब ये वो इनकम में से पैसा नहीं दे रहा बिजनेस ट्रस्ट, ये वो इनकम में से पैसा नहीं दे रहा जो बिजनेस ट्रस्ट ने आगे इन्वेस्ट किया था और बिजनेस ट्रस्ट को वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई थी। ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115 यूए रिसीव बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट, मिला तो बिजनेस ट्रस्ट सही है, नॉट बीइंग दैट प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम व्हिच इज ऑफ द सेम नेचर एज द इनकम रेफर्ड इन 1023 FC, यानी 1023 FC वाली इनकम नहीं जो हम लोग यहां बात कर रहे थे, ये वाली इनकम नहीं, क्योंकि उस पर तो टीडीएस, उस पर तो टैक्स है ही नहीं। मतलब इसके अलावा कुछ भी पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ भी पैसा दिया जा रहा है, ना ही वो इंटरेस्ट इनकम है ना डिविडेंड इनकम दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर को वो अमाउंट एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एनी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ बिजनेस ट्रस्ट टू अ यूनिट होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ same nature and in same proportion the hands of unit holder as it had been received by or accrued to or to the business trust. If in any previous year the distributed income received by the unit holder from the business trust is of nature under section 1023 FC या FCA, then such distributed income shall be deemed to be the income of such unit holder and shall be charged to tax as the income of the previous year. बच्चों कह रहा है कि अगर कल को ये जो इनकम है, कौन सी इनकम, जो बिजनेस ट्रस्ट किसको दे रहा है, यूनिट होल्डर को, shall be the deemed to be the of same nature and in same proportion in the hands of unit holder as it had been received by or accrued to the business trust. If in the previous year the distributed income received by a unit holder from the trust is of nature under section this interest income या फिर dividend income, then such distributed income shall be deemed to be the income of such unit holder and shall be charged to tax on the income of the previous year. बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अभी तो बात कर रहे थे कि अगर प्रपोर्शन जो मिला यूनिट होल्डर को डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम का मिला तो वो टैक्सेबल होगा, और अगर इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम के अलावा मिला तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे ये एग्जांपल है, ये केसेस दे दिए REIT में, और ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट होल्डर्स के लिए भी। डिविडेंड फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसको भी एग्जेम्प्ट है, इसको भी एग्जेम्प्ट है, और इसको भी एग्जेम्प्ट है। बच्चों अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल कौन सी कंपनी होती है जिसके अंदर 51% इन्वेस्टमेंट बिजनेस ट्रस्ट ने किया हो दोस्तों, बट इसके साथ एक शर्त है दैट स्पेशल पर्पस व्हीकल नॉट ऑप्टेड फॉर 115BAA। पता है ना 115BAA कौन सी है? ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर टैक्स का रेट कितना लगता है, 22%। बच्चों अगर 22% वाली कंपनी है मतलब, और उसने वो ऑप्ट किया हुआ है 22% वाला रेट और वो अपने डिविडेंड दे रहा है, तो बच्चों शेयर होल्डर यानी यूनिट होल्डर को ये टैक्सेबल हो जाएगा अगर ऑप्शन ले रहा है भैया ये वाला। ठीक है, क्योंकि पहले ही कंपनी वैसी टैक्स कम दे रही है तो उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। किसको टैक्सेबल हो जाएगा? यूनिट होल्डर को। अच्छा, बट अगर मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन नहीं लिया ये 115BAA वाला, हाँ तो ठीक है, तो यूनिट होल्डर को भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, यूजुअली यूनिट होल्डर क्या कर लेंगे, टैक्सेबल होने चाहिए, क्योंकि वो ये मान के चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया होगा, 115BAA वाला। डिविडेंड अदर देन डिविडेंड फ्रॉम SPV, अगर कोई और इनकम है डिविडेंड फ्रॉम SPV के अलावा तो टैक्सेबल, और यूनिट होल्डर्स के लिए क्या हो जाएगी ये एग्जेम्प्ट। हमने अभी अभी पढ़ा था दोस्तों
कि अगर एसपीवी के अलावा कोई भी इनकम मिलेगी यूनिट होल्डर को, किससे, बिजनेस ट्रस्ट से, वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अभी अभी हमने पढ़ा। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, सेम सिचुएशन, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, और इस केस में यूनिट होल्डर को तो टैक्सेबल होना ही था। इंटरेस्ट अदर देन द अबव, तो भाई साहब इनको भी टैक्सेबल, भाई यूनिट होल्डर को क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, ये अदर इनकम हो जाएगी। रेंटल इनकम फ्रॉम एसपीवी, अभी अभी हमने बात करी थी इस वाले केस में, जो रेंटल इनकम फ्रॉम एसपीवी है वो टैक्सेबल होगी। मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल यहां पे वो एसेट है या वो रियल एस्टेट है ना, तो वो जो है आपने टैक्सेबल होगी उस कंपनी को, बिजनेस ट्रस्ट कंपनी को, और ये इसको टैक्सेबल होगी, और इसको यूनिट होल्डर को ये इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। यही तो बात कर रहे थे। बट अगर रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ये, अच्छा अगर रेंटल इनकम नहीं, ये वाला केस नहीं है, रेंटल इनकम पहले वाला जो था वो एसपीवी के अंदर अगर इन्वेस्ट किया, एसपीवी में, एसपीवी से रेंटल इनकम आ रही है, तो ये टैक्सेबल इसको एग्जाम, क्योंकि अदर इनकम हो जाएगी। अच्छा, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय आरईएटी, ये है रियल एस्टेट वाला, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको एग्जेम्प्ट आरईएटी, इसको टैक्सेबल, और इसको अगर आरईएटी से मिला तो टैक्सेबल, और अगर दूसरे से मिला तो एग्जेम्प्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ ठीक है, पर्पस परफेक्ट है। कैपिटल गेन में टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, इफ इन एनी एल्स इट कैन बी एप्लीकेबल एट एमएमआर। अगर कोई कैपिटल गेन होगा और इस केस में भी स्पेशल रेट लगेगा, नहीं तो एमएमआर लगेगा, और यूनिट होल्डर्स को क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट, क्योंकि कैपिटल गेन की बात तो यहां पर हो ही नहीं रही थी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? बहुत सिंपल है। डिविडेंड एसपीवी से मिला, स्पेशल पर्पस व्हीकल से मिला, तो आरईआईटी को एग्जेम्प्ट, और इन इसको सबको एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एसपीवी ने ऑप्ट नहीं किया 115 BAA, तो तीनों को एग्जेम्प्ट होगा। बट अगर डिविडेंड एसपीवी से मिला और उसने ऑप्ट किया है 115 BAA, तो यूनिट होल्डर को टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी दोनों को एग्जेम्प्ट। सिमिलरली डिविडेंड मिला कोई और, तो भाई साहब इन दोनों को टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई और है तो इनको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट क्योंकि वो एसपीवी के अलावा कोई और डिविडेंड है, तो ऐसे केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये हमने अभी अभी पढ़ा। इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, बच्चों ये एग्जेम्प्ट यहां टैक्सेबल, और इंटरेस्ट अदर देन अबव, तो इसको टैक्सेबल, इसको एग्जेम्प्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं? और रेंटल इनकम फ्रॉम एसपीवी, सेम सिचुएशन, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। पर अगर रेंटल इनकम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर है, तो बच्चों इनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इनको टैक्सेबल हो जाएगा, अगर रियल एस्टेट वाली कंपनी ने दिया है, रियल एस्टेट वाले बिजनेस ट्रस्ट ने दिया है, और अगर इस वाले बिजनेस ट्रस्ट ने दिया है रेंटल इनकम, तो ये इसको तो टैक्सेबल होगा ही। बोलो हाँ या ना? और इस केस में इसको यूनिट होल्डर्स को क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? कैपिटल गेन होगा तो एमएमआर लगेगा, और यूनिट होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डन। तो बस यही है, और इसके अंदर भी यही बात लिखी हुई थी कि आपको जो स्टेटमेंट है वो 30 जून तक फर्निश करनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज टीडीएस ऑन सर्टेन इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सेक्शन 1194 एलबीए। बच्चों ये तो हमने अभी भी पढ़ा, एलबीए सेक्शन, जिसके अंदर बोला है कि कितना टीडीएस कटेगा, बताओ कितना टीडीएस कटेगा। सेक्शन नंबर है 194 एलबीए, टीडीएस ऑन सर्टेन इनकम from units of business trust, तो जब बिजनेस ट्रस्ट इनकम देगा, किसको देगा, यूनिट होल्डर को, है ना, यूनिट होल्डर को जब भी वो क्या देगा, इनकम, तो इस इनकम पे क्या कटना चाहिए, टीडीएस। बोलो हाँ या ना? इस इनकम पर क्या कटना चाहिए, टीडीएस। सो एनी बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, तो भैया टीडीएस कटना चाहिए यूनिट होल्डर के लिए। व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, कितना टीडीएस कटेगा भाई? अगर तो पेई एक रेजिडेंट है, और पेमेंट जो है दैट इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 1023 एफसी, तो ऐसे केस में 1023 एफसी क्या था बताओ? 1023 एफसी था अबाउट एफसी था अबाउट इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और एफसीए था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
ठीक है, तो यहां पर वो ये कहता है कि अगर तो एफसी वाला है तो टीडीएस का रेट 10 है, और वैसे एफसी है तब भी टीडीएस का रेट 10 है। अगर पेमेंट इज मेड टू अ यूनिट होल्डर जो कि नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में डिविडेंड इनकम होगी तो 10% और अदर इनकम होगी तो 5%। ये बिजनेस ट्रस्ट है और ये रियल एस्टेट वाला इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है दोनों ही बिजनेस ट्रस्ट, बट ये बिजनेस ट्रस्ट हो गया या फिर दूसरा वाला हो गया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताओ 30% टीडीएस लगेगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस, इसको बोलते हैं एमएमआर। क्या बोलते हैं? एमएमआर। इज दैट क्लियर एवरीवन? पेमेंट रेफर टू इन सेक्शन 10 एफसीए। बच्चों इफ पेमेंट इज मेड टू अ यूनिट होल्डर बीइंग अ फॉरेन कंपनी, अगर यूनिट होल्डर फॉरेन कंपनी है तो ऐसे केस में डिविडेंड इनकम है तो 10%, बिजनेस ट्रस्ट के केस में अदर इनकम पे 5। बट अगर पेमेंट जो है आप एक फॉरेन कंपनी को देते हो और वो इस सेक्शन के अंदर देते हो, तो बच्चों टैक्स का रेट कितना कटेगा? 40% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, एमएमआर बेसिकली। क्या लगेगा? एमएमआर। तो बताओ याद करना है, याद करना है कैसे याद करें? टीडीएस का रेट, टीडीएस का रेट अगर तो यूनिट होल्डर रेजिडेंट है तो इस पे टीडीएस का रेट कितना लगेगा बताओ? 10%। ठीक है, चाहे चाहे ये बिजनेस ट्रस्ट से आ रहा है, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आ रहा है। डन। दूसरा, अगर पेमेंट इज मेड टू यूनिट होल्डर बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो ऐसे केस में टीडीएस कितना लगेगा? अगर तो बिजनेस ट्रस्ट ने दिया है पेमेंट, ठीक है, तो टीडीएस कटेगा डिविडेंड इनकम के केस में 10%, और कोई और इनकम होगी तो 5%। ठीक है, बट अगर यही पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने दिया है किसी नॉन रेजिडेंट को, तो ऐसे केस में क्या बोला गया? 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? एमएमआर। क्या बोलते हैं? एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बच्चों इसी केस में अगर बिजनेस ट्रस्ट पैसा दे रहा है किसी फॉरेन कंपनी को, तो सेम रहेगा कि डिविडेंड इनकम पे कितना? 10% टीडीएस, और अदर इनकम पे कितना? 5% टीडीएस। बट अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी को दे रहा है कौन? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ऐसे केस में क्या लगेगा? एमएमआर लगेगा। क्या लगेगा? एमएमआर। और इस केस में एमएमआर पता है कितना लगेगा? 40% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। वैसे 40 को हटा के अब तो 35 हो गया है अमेंडमेंट के बाद, तो अभी 35% लगेगा। क्या लगेगा? 35%। पता नहीं क्यों 40 लिखा हुआ है, वैसे 35 हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये देखो एग्जांपल, DEF is a real estate investment trust. It owns house property in different parts of Maharashtra. Besides, it holds controlling interest in A Limited. मतलब भाई उसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने दोनों काम किए हुए हैं। क्या? हाउस प्रॉपर्टीज भी खरीदी हुई हैं और उसने ए लिमिटेड कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक भी लिया हुआ है। सो ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएटेड बाय DEF फॉर द पर्पस ऑफ ओनिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज। नाउ एनुअल इनकम ऑफ DEF फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25, यानी इसकी एनुअल इनकम कुछ ऐसे दी हुई है। कह रहे रेंटल इनकम आ रही है 7 करोड़ रुपए फ्रॉम प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन्ड बाय DEF। ठीक है, जो डायरेक्टली DEF ने ओन की उससे रेंटल इनकम आ रही है। उससे जो रेंटल इनकम आ रही है उस पर क्या होना चाहिए? क्या कोई टीडीएस कटना चाहिए? नहीं, इस पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रियल रेंटल इनकम आ रही है फ्रॉम प्रॉपर्टी डायरेक्टली ओन्ड बाय DEF, यानी इसी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने डायरेक्टली होल्ड की हुई है प्रॉपर्टीज। हाँ, तो करेगा तो जो रेंटल इनकम आएगा, ये रेंटल इनकम इसको एग्जेम्प्ट होगा। इस 7 करोड़ पे टीडीएस नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे तो लगेगा ना, इस पे तो लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बिल्कुल लगेगा, 20 करोड़ रुपए पे टैक्स लगेगा। आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, इस पर भी बिल्कुल टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, इस पर भी टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट फ्रॉम ए लिमिटेड, अब इंटरेस्ट मिला है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अभी अभी हमने पढ़ा,
अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कौन सी इनकम कमा रहा है, अदर इनकम, अदर इनकम वो खुद कमा रहा है, हाँ वो खुद कमा रहा है, तो ऐसे केस में कितना टीडीएस होगा, या टीडीएस होगा भी या नहीं, टैक्स लगेगा भी या नहीं। तो इंटरेस्ट इस केस में इनको तो एग्जेम्प्ट होता है ना बेटा, किनको एग्जेम्प्ट होता है, अरे हाँ उनको टैक्सेबल है जो कि रियल एस्टेट वालों पे इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको टैक्सेबल है, आपको एग्जेम्प्ट है, इसको भी एग्जेम्प्ट है, ये वाला भी एग्जेम्प्ट है, बोलो हाँ या ना, इज दैट क्लियर। तो ये भी एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल सही है। टोटल इनकम है 30 करोड़ रुपए। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। क्वेश्चन ने बोला है कि सेम क्वेश्चन को अगर एक्स के लिए निकालना होता, मान लो इसमें आगे लिखा है दैट डीईएफ डिस्ट्रीब्यूट्स 50 करोड़ टू यूनिट होल्डर, एक्स इज वन ऑफ द यूनिट होल्डर, एक्स के पास 10% यूनिट है डीईएफ के अंदर, मतलब इसी कंपनी में, तो एक्स को तो टैक्स लगेगा ना, हाँ एक्स को किस किस पे टैक्स लगेगा, जो उनको एग्जेम्प्ट था ना वो इस पर टैक्स लग जाएगा, बाकी कैपिटल गेन वगैरह पे इनको टैक्स नहीं देना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और जो उनको टैक्सेबल, जो उनको एग्जेम्प्ट हो रहा था वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। कितना था बताओ, बताओ कितना था, 7 करोड़, बट 7 करोड़ तो पूरी रेंटल इनकम होगी ना, उसमें से 10% इसको आया होगा यानी 70 लाख, तो 70 लाख रुपए इसको टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से इस यूनिट होल्डर ने 50 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट कितना आया था, ये रहा ना, इंटरेस्ट कितना आया था, ये रहा 13 करोड़, बट 13 करोड़ का जो इंटरेस्ट है उस पर भी 10% टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल इनकम 2 करोड़, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। Now next is tax on income from income of investment fund and its unit holder, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सेक्शन है 115 यूबी, 115 यूबी, income from investment fund and its unit holder, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट्स यूनिट होल्डर। वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी तक फंड पढ़े, ये भी एक फंड है जहां पे आपके पैसे को, आपका जो पैसा है यूनिट होल्डर हुआ, आप इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हो, ये देखो यूनिट होल्डर इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट फंड आगे क्या करेगा, कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा या जो भी करेगा, वो एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, जहां पर भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। उस पर जो आपकी इनकम हो रही है, आपकी उस पर जो क्या हो रही है, इनकम, ठीक है। अब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो 2 प्रकार की इनकम कमा रहा हो सकता है। एक हो सकता है उसका कुछ बिजनेस है, वो इन्वेस्टमेंट फंड जो भी बिजनेस कर रहा है, या फिर इससे वो इनकम कमा रहा है, और या फिर क्या होगी, कोई बिजनेस इनकम हो गई, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट फंड और तुम्हारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तुम यूनिट होल्डर हो, यूनिट होल्डर सो, तो इस यूनिट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए बच्चों, सेम है कि जो इनकम इस इन्वेस्टमेंट फंड को मिलेगी, यही इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर को इनकम मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी, इनकम, और इसके लिए क्या होना चाहिए, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 यूबी, और इस पे टीडीएस भी कटेगा, इस पे टीडीएस भी कटेगा, ये देखो इस पे जो टीडीएस है वो है सेक्शन नंबर 194 एलबीबी। टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा, 194 एलबीबी। बट जो इनकम इस एसेट की तरफ से या कंपनीज की तरफ से आ रही इन्वेस्टमेंट फंड में, वो इनकम एग्जेम्प्ट है, वो इनकम एग्जेम्प्ट है इस इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये देखो मैं मुद्दे पे आता हूं, नॉन बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड की अगर कोई होती है, एंड इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन द इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, जो भी उसकी नॉन इन्वेस्टमेंट, नॉन पीजीबीपी, जो उसकी पीजीबीपी इनकम नहीं होती, इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो इस इन्वेस्टमेंट फंड के लिए पीजीबीपी इनकम जो नहीं है वो एग्जेम्प्ट है, ये बात मैंने यहां लिख दी, और जो पीजीबीपी वाली इनकम है वो टैक्सेबल होगी, वो तो टैक्सेबल होगी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। डन। अब दूसरा केस क्या था, टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम की बात कर रहे हैं,
वेयर सच फंड इज अ कंपनी और अ फर्म, अगर जो फंड है वो कोई कंपनी है या फर्म है, अगर ये जो फंड है ये कंपनी या फर्म है तो टैक्स का रेट क्या लगेगा, एट द रेट स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट। मतलब कंपनी है तो वही 25 या 30, फर्म है तो 30%। और इन एनी अदर केस का मतलब है अगर कोई इंडिविजुअल या कोई और है, ठीक है, ये ट्रस्ट जो है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड जो कंपनी है, वो कोई भी हो सकता है कंपनी फर्म के अलावा वाला, तो उसका वो मैक्सिमम मार्जिन रेट लग जाएगा, हाईएस्ट रेट लग जाएगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज वगैरह वगैरह। नाउ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, दोस्तों अगर आपने इनकम कमाई है इन्वेस्टमेंट फंड ने, और वो कौन सी इनकम कमाई है, बिजनेस इनकम, तो उस बिजनेस इनकम पे तो इन्वेस्टमेंट फंड को क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फंड, कोई डाउट नहीं है। अच्छा कितना टैक्स लगेगा, कंपनी फर्म है तो 30%, अदर है तो एमएमआर, डन। अच्छा अगर इनकम कमा रहा है वो कोई और इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस इनकम के अलावा, तो वो इनकम उस इन्वेस्टमेंट फंड के लिए क्या होगी, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट टू इन्वेस्टमेंट फंड, और टैक्सेबल हो जाएगी तो किसको होगी, यूनिट होल्डर को। ये कहानी क्लियर होती है कि नहीं, हाँ होती है सर। इन्वेस्टमेंट फंड में अगर लॉस आ जाए, इन्वेस्टमेंट फंड में क्या आ जाए, लॉस, तो इसमें दो तरह के लॉस हो सकते हैं, बिजनेस में लॉस या फिर अदर लॉस। अगर तो बिजनेस लॉस है तो भाई साहब वो लॉस में उस इन्वेस्टर की, उस यूनिट होल्डर की कोई गलती नहीं है, तो आप लॉस को पास ऑन नहीं कर सकते, उसके ऊपर नहीं डाल सकते। फंड विल बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब वो नुकसान जो है वो फंड क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा, आने वाले सालों में अपना एडजस्ट करेगा, ठीक है। अगर वो अदर लॉस है, बिजनेस लॉस के अलावा वाला, तो इसमें दो केस है। अदर लॉस है तो उसके में दो केस है कि अगर वो जो इन्वेस्टर है, जो यूनिट होल्डर है, उसने 12 महीने से कम होल्ड किया है आपके इस इन्वेस्टमेंट में, तो ऐसे केस में वो लॉस कैरी फॉर लॉस उसको पास ऑन नहीं करेंगे, उसको पास ऑन नहीं करेंगे। बट अगर 12 महीने से ज्यादा है होल्डिंग पीरियड, तो ऐसे केस में उस लॉस को क्या कर देंगे, पास ऑन कर देंगे किसको, यूनिट होल्डर को। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये। अच्छा नाउ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ इनकम, ये वही 30 जून तक आपको सबमिट करना जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। बच्चों इनकम बीइंग द प्रोपोर्शन, मैं ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से हमने जो अभी डायग्राम पढ़ा था ना, उसके अंदर सब कुछ कवर हो गया। मेरे ख्याल से हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस डायग्राम में बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं, कब लॉस को सेट ऑफ करना है और कब लॉस को सेट ऑफ नहीं करना। पीजीबीपी होगा तो क्या करना है, और पीजीबीपी नहीं होगा तो क्या करना है। आप चाहते हो तो इसको हम लोग खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको और आसान हो जाएगा। हम इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम की बात कर रहे हैं। इसमें दो केस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड या तो इनकम कमा रहा है या फिर क्या कमा रहा है, लॉस, नुकसान हो गया। अगर तो इनकम हो गया तो इनकम डिपेंड करता है कि बिजनेस इनकम है या अदर इनकम है। अगर तो बिजनेस इनकम है, अगर तो बिजनेस इनकम है तो ये बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी टू ट्रस्ट, टैक्सेबल टू ट्रस्ट, जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसको टैक्सेबल हो जाएगी। और कैसे टैक्सेबल होगी, कंपनीज है या फर्म है तो अपना 30% टैक्स देगी, और अगर एनी अदर है तो एमएमआर लगेगा, ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो इसमें हम बात करें अगर ट्रस्ट के लिए यानी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, है ना, तो इसको ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर मैं ये अदर इनकम बात करूं किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, तो उसको ये क्या हो जाना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। देखो अदर इनकम टैक्सेबल टू यूनिट होल्डर, समझ में आया कि नहीं, इन्वेस्टर के लिए। डन। लॉस के केस में बात करते हैं,
लॉस के केस में जब आप बात करोगे तो इसमें भी दो केस होंगे, क्या, बिजनेस लॉस या अदर लॉस। अगर तो बच्चों बिजनेस लॉस है, अगर तो बिजनेस लॉस है तो उस बिजनेस लॉस को नॉट टू बी पास्ड ऑन, आप यूनिट होल्डर को पास्ड ऑन नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका लॉस है, आप यूनिट होल्डर को पास्ड ऑन नहीं कर सकते। अदर लॉस होगा तो इसके अंदर दो केस होंगे, क्या, कि अगर यूनिट होल्डर जो होल्ड कर रहा है वो मैक्सिमम 12 महीने तक कर रहा है, अगर 12 महीने से ज्यादा नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे केस में नॉट टू बी पास्ड ऑन। और अगर अदर केस है, मतलब 12 महीने से ज्यादा है, तो यस टू बी पास ऑन। बस ये बात समझनी जरूरी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात क्लियर है। डबल टैक्सेशन वाली वही बात है, डीम्ड क्रेडिट वाली वही बात है कि वहां पे इनकम अगर उसको हुई तो ये मान लिया जाएगा, चाहे पैसे इन्वेस्टमेंट फंड ने नहीं भी दिए तो ये मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड इनकम हो चुकी है उसको भी, यूनिट होल्डर को। और डबल टैक्सेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जब एक्रू बेसिस पर टैक्स लग गया होगा तो जब एक्चुअल में मिलेगा ना पैसा तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ओके, ये बात तो हमें पता है, ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पहले भी पढ़ी थी। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलबीबी, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलबीबी, ये क्या सेक्शन है दोस्तों? ये है टीडीएस ऑन income of units of investment fund, TDS on income of units of investment fund, ठीक है। Who is responsible to deduct TDS? क्या द पर्सन, ये तो हमने पता है ना, इन्वेस्टमेंट फंड जब भी पैसा देगी किसको, यूनिट होल्डर को, तो उसको पेमेंट देते वक्त क्या कटेगी, टीडीएस, जब भी वो इनकम देगी, ठीक है। अब इनकम देगी तो टीडीएस काट ले। टीडीएस कितना काटना है? अगर तो रेजिडेंट है तो 30, रेजिडेंट है तो कितना, 10%, नॉन रेजिडेंट है, नॉट बीइंग कंपनी, जो कि कंपनी नहीं है बट नॉन रेजिडेंट है, तो ऐसे केस में टीडीएस का रेट कितना है, 30। अगर कंपनी है यानी फॉरेन कंपनी है तो टैक्स का रेट कितना है, 40। वैसे इसमें अमेंडमेंट कुछ लिखी नहीं हुई, ये बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, मे बी अमेंडमेंट फ्यूचर में आ जाए, अभी 40% लिखी है, हम 40% याद कर लेते हैं, ठीक है। वेयर द पेई इज नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी, डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी नॉट बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजन, फॉर्म 13 भरोगे तो आपको पेयर इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब फॉर्म 13 के बेसिस पर वो सर्टिफिकेट ले सकता है। ये बातें हमने पहले भी जगह जगह पढ़ी। फॉर्म 13 के बेसिस पर असेसी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरा मतलब टैक्सेबल इनकम नहीं है। नाउ कंप्यूट इलस्ट्रेशन 24 देखो, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट फंड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। फंड ए बिजनेस इनकम है 0, ठीक है, 20 लाख रुपए की कैपिटल गेन है और 5 लाख रुपए का अदर सोर्सेज इनकम है। फर्दर इट इज ऑल्सो गिवन दैट 20 यूनिट होल्डर्स, ईच होल्डर ऑफ यूनिट होल्डिंग 1 यूनिट, you are requested to compute the income of unit holder assuming that income of investment fund is the only income of unit holder, और कोई उसकी इनकम नहीं है। तो बताओ, अगर हम बात करें बिजनेस इनकम तो है ही नहीं, तो बिजनेस इनकम इसकी है ही नहीं, होती भी तब भी यहां पर क्या करते हम, नील लिखते। किसके लिए भाई? अगर मैं यूनिट होल्डर की बात करूं, सॉरी यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा, यूनिट होल्डर के लिए क्या होगा, बिजनेस इनकम तो टैक्सेबल ही नहीं होनी चाहिए। वो किसको होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कंपनी को होनी चाहिए, मतलब वो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को, इन्वेस्टमेंट फंड को होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए, बट यहां पर बिजनेस इनकम है ही नहीं ना, तो टैक्सेबल भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? फंड ए के पास और कोई इनकम की अगर हम बात करें तो और कोई इनकम की हम यहां बात ही क्यों करेंगे? हम बात ही किसकी कर रहे हैं? टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड
जिसके अंदर हम बात करेंगे कौन सी इनकम की, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम की। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड, मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट फंड जो टैक्स देगा वो बिजनेस इनकम पे देगा, और जो बाकी की इनकम्स है उस पे टैक्स नहीं देगा। क्योंकि बाकी की इनकम पे टैक्स कौन देगा, बताओ, बाकी की इनकम पे टैक्स कौन देगा, बाकी की इनकम पे टैक्स यूनिट होल्डर देगा। तो इस पर जो टैक्स है वो यूनिट होल्डर देगा। इज दैट क्लियर? 20 लाख और 5 लाख पर यूनिट होल्डर देगा। अब आप 20 यूनिट होल्डर हो, तो 20 यूनिट होल्डर हो तो वन ऑफ द यूनिट होल्डर आप हो, तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है, कैपिटल गेन में। और अदर सोर्सेज में 5 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया 25,000। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20, 5 लाख अदर सोर्सेज की इनकम है ना, डिवाइडेड बाय 20 कितना बनेगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20, 25,000 ही बनेगा, ठीक है, 25,000 डन। फिर इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फंड बी की, तो फंड बी में बिजनेस इनकम इसको टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं यूनिट होल्डर की, तो यूनिट होल्डर को ये बिजनेस इनकम को छोड़ के बाकी दोनों इनकम्स क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल। यानी कैपिटल गेन में 15 लाख डिवाइडेड बाय 20 विच इज 75,000, और 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 यानी 15,000। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं बात करूं फंड सी, इसमें तो लॉस हो गया, तो इसकी तो ये टैक्सेबल कुछ होएगा ही नहीं, नील, ठीक है। और क्या ये लॉस क्यों कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट हाँ कैपिटल के अदर लॉसेस है, कैपिटल गेन वाला लॉस है। अब यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग है या नहीं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। 12 महीने से अगर ज्यादा होल्डिंग होती, तो हम उस लॉस को क्या करते, सारे बच्चे बताओ, तो हम लॉस को क्या कर देते, पास ऑन कर देते। लॉस को पास ऑन इन्होंने यही एज्यूम करते हुए किया है कि 12 महीने से ज्यादा है। जैसे कैपिटल गेन में 5 लाख का क्या है, नेगेटिव, तो आप इस 5 लाख रुपए के नेगेटिव को पहले क्या करेंगे, अच्छा वैसे भी अदर सोर्सेज इनकम भी हो रही है, अच्छा तो दोनों को आप सेट ऑफ भी कर दो। तो 5 लाख रुपए का लॉस है, इस लॉस को आप डिवाइड बाय 20 कर दो, तो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड इसमें होना चाहिए 25,000 का लॉस। बट ये 25,000 के लॉस पे क्या लग जाएगी, कंडीशन लग जाएगी। क्या कंडीशन लग जाएगी, वही कि हम मान के चले कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। क्योंकि अगर तो 12 महीने से पहले ही यूनिट होल्डर ने बेच दिया, तो ऐसे केस में तो ये पास ऑन होएगा ही नहीं, तो ये निल रहेगा। बट अगर ये 12 महीने के बाद बेचा होता, तो यहां पे टैक्सेबल हो जाता। बस इसके अंदर अब लास्ट वाला पॉइंट ये है कि आपके अदर सोर्सेज का जो इनकम है वो कितनी दी हुई है, 10 लाख रुपए की अदर सोर्सेज की इनकम है। और इस 10 लाख रुपए में से बिजनेस का जो लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का, वो सेट ऑफ करने के बाद 8 लाख रुपए की इनकम को हम क्या कर देंगे, 20 यूनिट होल्डर में बांट देंगे। तो जब 20 में बांट देंगे तो 40,000 रुपए की जो इनकम आएगी वो क्या हो जाएगी, इसको टैक्सेबल हो जाएगी। किसको, यूनिट होल्डर को। और इनको तो होएगी नहीं ना, इनको तो होनी नहीं ना। डन। इलस्ट्रेशन 25 देखो बच्चों, इन द केस ऑफ सी ऑफ aforesaid illustration जो हमने ऊपर पढ़ा था, if fund C has earned the following income during the previous year, compute total income for the assessment year 26-27। बिजनेस इनकम आपको दिया है 2 लाख, कैपिटल गेन दिया है 8 लाख, अदर सोर्सेज दिया है 9 लाख। बताओ, आपको बताना है किसकी इनकम निकालनी है, टोटल इनकम। अब दोनों के निकाल लेते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ, नहीं पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड की। इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो बिजनेस इनकम उसको टैक्सेबल हो जाएगी, यानी 2 लाख। कैपिटल गेन इसको टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेंट। और अदर सोर्सेज भी निल, तो उसकी इनकम तो हो जाती इन्वेस्टमेंट फंड की 2 लाख। बट अगर मैं बात करूं किसकी, अच्छा ये कहना चाह रहा है अगले साल, अच्छा ऐसा है, ओहो ये पता है कौन सा ईयर है, ये 25-26 है, उसी के कंटिन्यूएशन में कह रहा अगले साल अगर ये सिचुएशन होती तो क्या होता, तो क्या होता। तो बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है वो तो उस लॉस को क्या कर देती, ये देखो बिजनेस इनकम जो है वो तो 2 लाख रुपए का आएगा, क्योंकि वो तो लॉस आपने क्या कर दिया, सेट ऑफ ही कर दिया। वो बिजनेस लॉस तो आपने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया था। इज दैट क्लियर? नहीं, यूनिट होल्डर के लिए सेट ऑफ किया था। अगर हम बात करें एक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, वो एज इट इज इनकम आ जाएगी, उसको टैक्सेबल हो जाएगा। आगे कैपिटल गेन की बात करें तो वो उनको होएगा नहीं, ये इनको होगा नहीं। तो यहां 2 लाख, ये निल और ये निल। ये बात क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी,
यूनिट होल्डर की, तो यूनिट होल्डर को कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा कितना, 8, 8। और पिछले साल 5 लाख का कैपिटल गेन का जो लॉस हुआ था, वो उस लॉस को क्या कर सकता है, सेट ऑफ करने के बाद बचा जो अमाउंट 3 लाख, उसको डिवाइड बाय 20 कर दिया, 15,000। अदर सोर्सेज की इनकम की बात करें तो अदर सोर्सेज की इनकम पहले कितनी थी, 10 लाख, वो पॉजिटिव थी ना। अब इस साल 9 लाख रुपए है तो 9 लाख रुपए ऐड कर दो बस, 9 लाख का डिवाइड बाय 20, 45,000, तो टोटल इनकम हो गई 60,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन, 2 सेक्शन रहते हैं, 115 बीबीएफ और ये है इनकम ऑन पेटेंट्स। दोस्तों अगर आप पेटेंट से कुछ भी इनकम कमाते हो, हम बात कर रहे हैं पेटेंट्स की, तो सेक्शन लिखते हैं, सेक्शन नंबर है 115 बीबीएफ, इनकम फ्रॉम पेटेंट्स। तो दोस्तों अगर मैं पेटेंट से कोई इनकम कमाता हूं, where total income of eligible assessee includes any income by way of royalty in respect of patents developed and registered in India, tax at the rate of 10% shall be payable on such royalty income। कितना रॉयल्टी इनकम पे टैक्स? तो भाई साहब अगर आप रॉयल्टी देते हो किसी पेटेंट्स को इंडिया में रजिस्टर किया है और उसको यूज करने की आपको क्या पे करनी पड़ रही है, रॉयल्टी। तो जो रॉयल्टी इनकम जिसको मिल रही है, ठीक है, where total income of eligible assessee includes any income by way of royalty income in respect of patents developed and registered in India, tax at the rate of 10% shall be payable on such royalty income। Eligible assessee means a person resident in India and who is a patentee, मतलब जिसके हाथ में पेटेंट है उसकी इनकम। पेटेंटी वो है जिसके हाथ में वो पेटेंट है, समझ में? Develop means at least 75% of the expenditure incurred in India by the eligible assessee for any invention। तो उस पेटेंट को इंडिया में डेवलप किया गया था। ओके। Royalty in respect of the patent means consideration for the transfer of all rights, ठीक है, in respect of patents, impacting of any information concerning the working of or use of patent। यूज ऑफ पेटेंट तो उसमें जो पेटेंट की इनकम है ना उसी की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि टैक्स लगेगा 10% ऑन सच रॉयल्टी इनकम। इज दैट क्लियर? ये मेन बात है, रॉयल्टी इनकम पे 10% है टैक्स। नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर, कोई खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस। कोई और एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जितनी भी आपकी रॉयल्टी है ना उस पे 10% आपकी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। 10% का क्या लग जाएगा, इनकम टैक्स लग जाएगा। ये देखो, टैक्स एट द रेट ऑफ 10% रॉयल्टी इनकम पे, ठीक है। और कोई खर्चों की रिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑप्शन टू द एसएससी, द एलिजिबल एसएससी इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर टैक्सेशन ऑफ सच रॉयल्टी इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग रिटर्न। वो चाहे तो इसको नॉर्मल तरीके से चल सकता है, चाहे वो इस तरीके से पे कर सकता है, जो कि है मिनिमम 10%। इज दैट क्लियर? कंसेशनल रेट इज नॉट एप्लीकेबल where eligible assessee opt for taxation of his royalty income in accordance with the provision of this section, he offers the royalty income for any 5 assessment years relevant to the previous year succeeding the previous year, not in accordance with the provision of this section, then assessee shall not be eligible to claim the benefit of this section for 5 assessment years। अगर आपने ये ऑप्शन छोड़ दिया, ऑप्शन है आपके पास कि आप 10% टैक्स दे दो, किस पर, अपनी रॉयल्टी इनकम पे। अगर आपने ये ऑप्शन छोड़ दिया ना तो अगले 5 साल तक आप ये ऑप्शन अवेल नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये ऑफर्स द रॉयल्टी इनकम फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट इयर्स रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। मतलब आपने रॉयल्टी इनकम पे टैक्स दिया तो है, बट 5 साल आपने जो टैक्स दिया वो नॉर्मल तरीके से दिया, तो आने वाले जो 5 साल होंगे ना उस पर भी आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कैसे पे करना पड़ेगा, और कैसे पे करना पड़ेगा बताओ, नॉर्मल वाले तरीके से। मतलब आप फिर ये स्कीम नहीं ले पाओगे, ये ऑप्शन नहीं ले पाओगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस ये तो आसान था। 115 क्या था ये, बीबीएफ। अब है 115 बीबीजी। बीबीजी ये है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स।
ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स कह रहे वेयर टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। नाउ व्हाट इज कार्बन क्रेडिट्स, सुनना ध्यान से। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? कार्बन क्रेडिट इज अ इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 यूनिट शेल मीन रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। अगर आपकी कंपनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? कम करती है, एमिशंस को कम करती है, और उसके लिए वो क्या करती है? कोई इक्विपमेंट लगाती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जा सके? कम। अगर 1 टन रिडक्शन करती है वो, है ना, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और इट्स इक्विवेलेंट गैसेस which is validated by UN framework which can be traded in the market and its prevailing market price। बच्चों, अगर कार्बन क्रेडिट मतलब आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को क्या किया? रिड्यूस, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट गैसेस which can be traded in the market at its prevailing market price। तो दोस्तों, गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप उसको रिड्यूस करते हो, ये अच्छी बात है, सरकार आपको बेनिफिट देती है, बट अगर आपने उसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर, कार्बन क्रेडिट को बेच दिया। दोस्तों, कार्बन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 यूनिट शेल मीन रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपने ये काम कर दिया तो आप, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ना, दैट कैन बी एंड विच कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट, मतलब अगर आप इसको ये क्रेडिट ले लेते हो अपने पास, क्या आपने ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंज के अंदर एक अपनी तरफ से क्या दी है? इन्वॉल्वमेंट की है। और वो कैसे की है? क्या आपने कार्बन एमिशंस कम कर दिए। ये कार्बन एमिशंस का यूनाइटेड नेशन लेवल पर आपको एक बेनिफिट मिलता है, उसको क्रेडिट बोलते हैं। उस क्रेडिट को आप बेच भी सकते हो किसी और को, और उस पर टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर कार्बन क्रेडिट को किसी और को बेचा तो ऐसे केस में टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन सच ट्रांसफर ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स। नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर, no deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed to assessee while computing his income by way of transfer of carbon credits। तो कार्बन क्रेडिट्स पे टैक्स कितना लगेगा बताओ? टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब समझे ना, कार्बन क्रेडिट आपको वर्ल्ड लेवल पर मिलता है, और ये क्रेडिट का मतलब एक कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलता है। वो क्रेडिट इसलिए मिला है क्योंकि आपने 1 टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया? कम। जैसे ही आप रिड्यूस करते हो ना, तो क्लाइमेटिक में आपने कुछ हेल्प करी। इस वजह से यूनाइटेड नेशन लेवल पर इसको वैलिडेट किया जाता है और कहा जाता है कि भाई ऐसी कंपनीज को क्रेडिट दिया जाए। जो क्रेडिट है उसको अगर आपने बेच दिया, उसी चीज को आपने ट्रांसफर कर दिया, जो कि आप कर सकते हो, लेकिन विच कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट एट इट्स प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, आप उसको बेच सकते हो। तो ऐसे केस में उस क्रेडिट पर जो इनकम आएगी वो टैक्स लेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 10%। दिस इज दोस्तों असेसमेंट ऑफ कंपनीज। हमने असेसमेंट ऑफ कंपनीज कर लिया। इसमें कई सारे सेक्शंस हैं। आपको इतने सारे सेक्शंस के अंदर याद करना मुश्किल जरूर होगा, बट एक बारी सारे सेक्शंस एक जगह पे लिखो दोस्तों, और मुश्किल नहीं है। एक बारी सारे सेक्शंस एक जगह पे लिखोगे तो आसान हो जाएगा। सारे सेक्शंस विद टीडीएस रेट्स, विद देयर मेन, मतलब अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर चीजों में सिमिलैरिटीज हैं, बट टीडीएस के रेट जो है वो आपको एक जगह लिखने पड़ेंगे। तो ये है आपका असेसमेंट ऑफ कंपनीज। अगली क्लास के अंदर मैं अगला सेशन जो लेके आने वाला हूं वो लेके आऊंगा असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो आपके लिए ट्रस्ट लेके आऊंगा, ट्रस्ट की असेसमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये सारी वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।